मतलब बाहर की जो कंट्रीज है वो यहाँ पर आके फ़ायदा उठा रही हैं 100%। और इंडिया की जो कंपनीज है वो फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। हाँ एक्चुअली में आपको क्या लगता है क्या बड़ा कारण है? आपका पैसा भी लगता है कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, उसका भी इंटरेस्ट है, उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग महंगी और इंपोर्ट सस्ता है, ऐसा क्यों? ये अभी 3 साल में ना, अगर आपने लिया चेन्नई से और आपको दिल्ली चेंज कराना, दिल्ली चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि सर्विस सेंटर जाओ जी, और नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है। आप प्रोडक्ट लेके आए, आपको हैंड टू हैंड चेंज होकर उसी टाइम नया मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं आए, क्योंकि ऑनलाइन के अपने पेन एरियाज हैं। कुछ शेयर करेंगे? कोई भी अगर आप ब्रांड अगर आप देखो, अगर आप 5 से 10 सालों में जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो डिस्ट्रप्शन आने वाली है वो रोबोट से आने वाली है। अगर आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर लेते हो ना, तो आप 50,000 को 50 लाख पे कब ले जाओगे, उस पर टाइम ही नहीं लगेगा। जीरो से हीरो बनना है तो पीपल स्किल इज द वन स्किल। फर्स्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अभी तक मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, मैं सारे पार्टनर बोल चुका हूँ, भाई हमारा नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो। जब उनको पता लग जाए ना कि यार ये कंपनी मेरा नुकसान नहीं करेगी, तो वो अपनी जान लगाते हैं फिर आपके साथ। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले बहुत सारे अलग अलग बिजनेस की। बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मास्टर हैं जिन्होंने एक ब्रांड बनाया है, जिस ब्रांड को हम सब लोग अपने डेली यूज़ में यूज़ करते ही होंगे। इस ब्रांड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, यूबॉन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या फिर हम बात करें मोबाइल एसेसरीज इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा नाम है यूबॉन। आज उसी के को फाउंडर मनदीप अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, जो एक स्टोरी टेलर भी हैं, पोएट भी हैं। आप इनके इंस्टाग्राम पर देखेंगे बहुत सारी मज़ेदार आपको रील्स मिलने वाली हैं, और आज हम उनसे जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के बारे में और साथ ही साथ कुछ अलग बिजनेस के बारे में भी। तो आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं मनदीप जी का, और जानते हैं क्या खास आज आप पेश करने वाले हैं। आशीष जी नमस्कार, कैसे हैं अच्छा मनदीप लगा, जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ के भी बहुत अच्छा लगा। और पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपका जो ये जो नाम है ना, फ्रेंचाइजी बताओ, ये बहुत क्यूट है, बहुत इनोवेटिव है। एक बिजनेस लेसन तो यहीं आके मिल जाता है कि जब भी कुछ करो तो अलग करो, अलग करना चाहिए, और बिल्कुल। ऐसा करो कि मुंह पे चढ़ जाए, आप याद रह जाओ किसी को, तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। आपने मार्केटिंग के हज़ारों रुपये बचा दिया आपने, याद रह जाएगा लोगों को वैसे ही। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सीधी और स्पष्ट आपसे बात करना चाहूँगा। आप एक ब्रांड चला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, खासकर मोबाइल एसेसरीज में। हम जब भी मोबाइल एसेसरीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो एक ही कंट्री का नाम दिमाग में आता है, चाइना। आज इंडिया क्यों चाइना पे पूरा पूरा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में? आशीष जी 5 साल पहले अगर हम ये बात बोलते तो 100% करेक्ट थी, लेकिन 5 साल में इंडिया में काफ़ी कुछ बदला है। हम लोग स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से रियल मैन्युफैक्चरिंग पे आ चुके हैं। हम लोग काफ़ी कंपनीज अभी भी एसकेडी माल, आपको पता है एसकेडी क्या होता है? सेमी नॉकडाउन होता है। हाँ। सेमी नॉकडाउन स्टेटस के अंदर माल लेकर आती हैं। माल थोड़ा सा लूज होता है, साथ में स्क्रूज लाके सिर्फ उनको यहाँ पर टाइट करके बोल दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। तो अब वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जो यूबॉन करता है अपनी फैक्ट्री में, यूबॉन के पास अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं, यूबॉन के पास अपनी कॉपर एक्सट्रूडर्स मशीन्स हैं। जैसे हमारी डाटा केबल की जो मशीन है, यहाँ से आप कॉपर के स्ट्रिंग्स डालोगे तो उधर से पूरी केबल बनी हुई निकलेगी आपकी। ओके। तो ये एक ये ना, मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मैं कहीं बैठता हूँ, कुछ बोलता हूँ कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मुझे सामने से बोला जाता है कि भाई असेंबलिंग कर रहे हो फिर तो हाँ। तो फिर मैं जाके बताता हूँ कि भाई जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है वही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हमारी अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं, अपने हमारे पास मोल्ड्स हैं। जैसे सपोज करो ये माइक है तो इसका हमारे पास मोल्ड है, हम सिमिलर हम लोग शेप के अंदर यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी इंडिया में बननी शुरू हो गई हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप प्योरली मेड इन इंडिया हैं? हाँ, जितना असेंबल्ड इन इंडिया नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना इंडिया में बना सकते हैं उतना बना रहे हैं। देखिए अभी हाउसिंग इंडिया में बन सकती है, वो बना रहे हैं हम लोग। कॉपर इंडिया में अवेलेबल होता है, डेटा केबल उससे बन रही है, ठीक है। लेकिन आप बोलो वेफर इंडस्ट्री, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नाम से भी बड़ी फेमस है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी इंडिया में अभी एक नेसेंट स्टेज पर है। अभी उसके भी प्लांट अभी लगने शुरू हुए हैं। सो हाँ, 5 से 10 साल बाद इंडिया में सेमीकंडक्टर्स भी बनने शुरू हो जाएंगे, तो तब तो फिर ऑलमोस्ट लाइक 100% ही मेड इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन जब होगा तब होगा। आज अचानक से अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि हमें चाइना से इंपोर्ट नहीं करना मोबाइल एसेसरीज, तो आपको क्या लगता है कि ब्रांड्स टिक पाएंगे इंडिया में? 100% टिक पाएंगे। कैसे? देखो सर, जब आपके सामने सर्वाइवल की फाइट आती है ना, तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हो।
अभी चाइना पे इंडिया की डिपेंडेंसी किस चीज़ पे है? चाइना पे इंडिया की डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर को लेकर। हाँ जी। और सब कुछ इंडिया में बन रहा है, कॉपर इंडिया में है, प्लास्टिक इंडिया में है, ठीक है, पीसीबी इंडिया में बन जाता है, सिर्फ हमें सेमीकंडक्टर की दिक्कत है। सेमीकंडक्टर अगर चाइना से नहीं आएगा ताइवान से आ जाएगा, ताइवान से नहीं आएगा किसी और कंट्री से आ जाएगा। तो जो सेमीकंडक्टर वाली प्रॉब्लम है वो भी 4-5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि लोग इंपोर्ट ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा है, इंपोर्ट करना सस्ता है। जबकि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है, आपको लॉजिस्टिक्स पे करने होते हैं, आपका पैसा भी लगता है कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, उसका भी इंटरेस्ट है। उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग महंगी और इंपोर्ट सस्ता है, ऐसा क्यों है? अभी 3 साल में ना इंडिया में जो स्किल सेट आना चाहिए था वो स्किल सेट आ गया अभी यहाँ की जो लेबर जो है, यहाँ के जो वर्कर्स जो हैं अभी वो काफ़ी हद तक ट्रेन हो रहे हैं और ट्रेन हो भी चुके हैं। वो आप देखो ना, एप्पल भी अगर यहाँ बन रहा है अगर तो स्किल सेट तो ऑलरेडी डेवलप हो गया है। मतलब स्किल सेट तो बट ऑब्वियसली इंडिया मास्टर है इन चीज़ों के लिए, लेकिन बात आ जाती है उस स्किल सेट के डिलीवरी के ऊपर। डिलीवरेबल्स नहीं है वैसे। नहीं, डिलीवरेबल्स अब आने शुरू हो गए हैं और गवर्नमेंट ने और डिफ़िकल्ट कर दिया इंपोर्ट करना। आपने देखा होगा काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस लगा दी हैं, BIS वगैरह लग गया है। तो बाहर से BIS का पर्पस ही ये था। मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं कि BIS का मतलब क्या होता है। BIS का मतलब होता है कि आपका सैनिटाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके। पहले चाइना से काफ़ी हल्का माल इंपोर्ट हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इंडिया हमारा डंपिंग ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भाई इंडिया हमारा डंपिंग ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर आप लाओगे क्वालिटी लाओगे, नहीं तो नहीं लाओगे आप। ओके। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लग गए हैं। तो चाइना से सब स्टैंडर्ड माल आना बंद हो गया है। काफ़ी ज़्यादा एंटी डंपिंग भी लग चुकी है। इनफैक्ट अब तो यूजर्स में भी अवेयरनेस है कि मेड इन इंडिया लेंगे तो बेटर है वो। ओके। मतलब वैसे भी पिछले कुछ सालों में जो भारतीय प्रोडक्ट के बारे में जो गवर्नमेंट ने प्रचार प्रसार किया है, तो लोग कोशिश यही करते हैं कि हम मेड इन इंडिया परचेज करें। यस। बाकी आप बताओगे, आप लेबल देखते हो नहीं देखते? जब लेते हो आप 100% देखते हैं सर। मतलब आज के समय में जिस तरीके से सोशल मीडिया और चीज़ें हो रही हैं, आप जब सेल करते हो आज मार्केट में, आप जब प्रोडक्ट लेकर जाते हो तो आपको क्या कंपटीशन फेस करना पड़ता है? आपको किस तरीके से लगता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं जो चाइना वाले हैं और आप प्योरली मेड इन इंडिया हैं, तो आप कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हो उनमें? तो चाइना और हम में ना एक फ़र्क है, जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम लोकल हैं। तो लोकल जो फ्लेवर चाहिए, जो 1.5 बिलियन जो पॉपुलेशन है, देखिए कितने कितने SKUs होते हैं जो आगरा में चलते हैं लेकिन बरेली में नहीं चलते, बरेली में चलते हैं तो MP में नहीं चलते, MP में चलते हैं तो महाराष्ट्र में नहीं चलते। सो हमें काफ़ी हद तक नॉलेज है कि कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। और ये बड़ी चीज़ है। हाँ, और प्लस इंडियन कंज्यूमर है ना, बड़ा डिमांडिंग है। इंडियन कंज्यूमर कहता है भैया मैं इतने पैसे खर्च रहा हूँ, मुझे जितने मैक्सिमम फीचर्स दे सकते हो दे दो तुम, प्लस गारंटी दे दो। सो चाइनीज़ माल जो मैक्सिमम कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं उनके सामने चैलेंज ये है कि क्वालिटी अगर चाइना से ख़राब आ गई तो उसका यहाँ क्या करोगे आप। और हमारे पास तो ये फ़ायदा है कि घर की किचन है, आपकी फैक्ट्री जो है वो किचन की तरह है। हाँ जी बिल्कुल। जब जो चाहिए आप बना लो, आप स्पीकर बनाना है स्पीकर बना लो, केबल बना ली केबल बना लो, चार्जर बना लो चार्जर बना लो। तो अपनी किचन होने का बहुत फ़ायदा है। ये बड़ी चीज़ है कि आप अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो और आपके पास ये पावर है कि आप मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर सकते हो, तो आप एज पर कस्टमर प्रोडक्शन कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि मार्केट में वो कौन से 4-5 प्रोडक्ट्स हैं कि अगर इनका बिज़नेस किया जाए तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं झेलना पड़ेगा या फिर आसानी से आपको ग्राहक मिल जाएंगे? आशीष जी बहुत अपने अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देखिए ये मार्केट को ना उसी तरीके से देखने वाली बात है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। मैं बोलता हूँ कौन सी मार्केट में कंपटीशन नहीं है? हर एक मार्केट में, ठीक है। सो यही मुझे अपने एक CA एक फ्रेंड है उसकी बात याद आती है। तो उस भाई ने मुझे बोला कि मनदीप भाई अभी आज हम लोग 2026 में 4.2-4.5 ट्रिलियन इकॉनमी पे खड़े हैं हम लोग, ठीक है। 2030 में हम लोग जा रहे हैं 7.5 to 8 ट्रिलियन इकॉनमी पे। और अगर हम लोग PPP पे देखें, अगर हम लोग परचेजिंग पैरिटी पे देखें अगर हम लोग तो वो तो 20 ट्रिलियन जा रही है वो 2030 तक। सो इतना स्कोप है, इतना काम बढ़ने वाला है इंडिया में। और अगर हम तरक्की नहीं कर रहे तो लानत है हमारे ऊपर। कह रहे हैं 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ अगर हम तरक्की नहीं कर सकते तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब बाहर की जो कंट्रीज है वो यहाँ पर आके फ़ायदा उठा रही हैं 100%, और इंडिया की जो कंपनीज है वो फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। हाँ एक्चुअली में आपको क्या लगता है क्या बड़ा कारण है इसका? एक्चुअली ऑनेस्टली ना 3 साल पहले तक ना हमारी एक सोच थी जो कि गलत थी। हमें लगता था कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना है। 3 साल बाद अब जाके पता लगा कि भैया इंडिया ही बहुत बड़ा है।
आप इंडिया को तो कवर कर लो, इंडिया को कवर नहीं कर सकते। इंडिया इज़ वेरी बिग। हमारे छोटे शहर की पॉपुलेशन 50 लाख है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और देशों कितने कितने देशों की पॉपुलेशन नहीं होती 50 लाख। बिल्कुल सही बात है। आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली में 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। हाँ जी, ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफिशियल। ऑफिशियल 3 करोड़ है। अब सोचो केवल दिल्ली को किसी ने कैटर कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो उसका बिजनेस की कहाँ कमी है। हाँ। तो आज अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे, ब्रांडिंग करे, या फिर वो ट्रेडिंग करे? क्या उसके लिए बेस्ट रहने वाला है? सो आशीष जी, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ना अब ना बिजनेस बहुत चेंज हो गया अब ब्रांड्स सिर्फ ब्रांडिंग पे नहीं चल रहे हैं, ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो आप भी कर सकते हो मेरे लिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन जब मैं आपके लिए मैन्युफैक्चर करूंगा या अगर हम लोग थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराएंगे, यही चैलेंज आता है। कहते हैं ना अपने घर की किचन से खाना, मैं जैसे अपने घर की किचन से खाना पसंद करता हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर नहीं करता। मैंने आज तक शायद ज़िंदगी में कभी एक आध बार ऑर्डर किया हो जोमेटो स्विगी में, मैं कभी ऑर्डर नहीं करता बाहर से। ओके। तो उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि घर की किचन है, मुझे पता है मेरी उसमें क्या डल रहा है, मेरी डिश में क्या डल रहा है, और वो साफ डलेगा, अच्छा डलेगा, है ना। तो ऐसे ही जब आपकी अपनी किचन होती है ना, आपकी अपनी फैक्ट्री होती है, तो आप उस हिसाब से मटेरियल बढ़िया बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाइना से जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, वायरलेस स्पीकर्स आते हैं। सो चाइनीज़ जो ब्रांड्स हैं या नॉर्मली इंडियन ब्रांड्स भी अगर वाइट लेबलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं 400 mAh की बैटरी डालते हैं अंदर। ठीक है। अब 400 mAh की बैटरी जो है 30 मिनट्स नहीं चलती। अब मैं आपको एक स्पीकर दे दूँ, बोलूँ कि आशीष भाई इसको आप चलाओ, और वो 30 मिनट में बंद हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? भाई क्या देगा यार, ठीक बात है, क्या सामान आ गया यार, है ना। लेकिन यूबॉन क्या करता है, यूबॉन अपने स्पीकर्स में 2000 mAh की बैटरी डालता है, 1200 mAh की बैटरी डालता है, 4000 mAh की बैटरी डालता है। क्यों? कस्टमर डिलाइट के लिए। और ये ना तभी पॉसिबल है अगर हमारी किचन खुद की है, हमारी फैक्ट्री खुद की है। लेकिन कॉस्टिंग तो आती होगी ना, 400 mAh और 1200 mAh या 2000 mAh में आपको बैटरी कॉस्ट तो बढ़ती होगी, बट ऑब्वियसली बैटरी 100% बढ़ती है बैटरी कॉस्ट। लेकिन क्या होता है ना कि एडिंग वैल्यू इज चीपर, एडिंग वैल्यू इज चीपर। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो ना, अगर आप, तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन परसीव वैल्यू बढ़ जाती है। क्या बात है, कस्टमर डिलाइट अच्छा हो जाता है। बिजनेस लेसन एक से बढ़कर एक मिलने वाले इस पॉडकास्ट में। तो मतलब आप वैल्यू एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, जो एक्स्ट्रा वैल्यू की कॉस्ट होती है वो हमेशा कम होती है, लेकिन जो ग्राहक आपको वैल्यू देगा वो मल्टीप्लाइकेशन में देगा, वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी। यही आप कहना चाह रहे हैं? 100%। मैं यहाँ पर जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आज मान लीजिए कि मेरे पास बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है, बट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलवेज गुड, कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम कुछ यूएसपी डाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन आज किसी का बहुत बड़ा पैसा नहीं है, तो क्या वो ब्रांडिंग और ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर कर सकता है? सो आई विल से पहले तो 1 या 2 साल उसको इंटर्नशिप करनी चाहिए, अगर कोई सोच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैं चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप तो मार्केट में जाए एज अ स्टूडेंट। तो मुझे किशोर बियानी की ना एक बुक याद आती है, इट हैपेंड इन इंडिया। उस बुक के अंदर क्या था कि किशोर बियानी जी की टीम जो है वो क्या करती थी, सपोज करो चेन्नई में स्टोर खोल लें, चेन्नई में उनकी 3 लोगों की टीम जाती, चेन्नई का तो सबसे बढ़िया स्टोर चल रहा होता है जहाँ पर रश बहुत होता है, तो उनकी टीम वहाँ स्टोर में रहती पूरा दिन, और पूरा दिन रहकर वो देखती कि भैया क्या सबसे ज़्यादा बिक रहा है, लोग यहाँ आ क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है, ये ऐसा खास क्या दे रहा है। तो उसके सारे वो नुस्खे वो सीख लेते हैं। ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जाना चाह रहा है तो आई थिंक ही नीड्स एक्सपोजर। पहले तो आप जो इंडिया की टॉप 2 या 3 मार्केट्स हैं उसके अंदर आप एक्सपोजर देखो कि क्या क्या माल वहाँ पर बिक रहा है, क्या आइटम्स बिक रही है, कस्टमर किसकी डिमांड कर रहा है। उसके बाद आप ट्रेडिंग करो, पहले ट्रेडिंग करो, एंड वंस यू हैव नंबर्स, अगर आपके पास नंबर्स आ गए फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, आप अपना ब्रांड बना के उतर भी सकते हो, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। आज जितने, हाँ बिल्कुल, जो आज जितने ऑनलाइन ब्रांड्स हैं 90% ऑफ देम दे आर गेटिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग डन। अच्छा, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से आप अगर खुल के कुछ बताएं कि उसमें और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क क्या होता है, और अगर मैं बात करूं हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं? हाँ, तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में बेनिफिट ये होता है कि आपने एक शिपमेंट मंगाई 50,000 पीस की, आपने किसी फैक्ट्री को दे दी जो आपके लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, आपने उसको दे दिया, आपने उसको बोला भाई ये बना दो, ये मेरे SOPs है, उसने आपको बना के दे दिया। अब उसमें ना वो वैल्यू प्लस करेगा ना वैल्यू लेस करेगा, वो कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, वैल्यू माइनस हो सकती है अगर आपने उसकी R&D आपने उसकी, अगर आपने PDI अच्छी नहीं करी, ऑडिट नहीं अच्छे से करी, हाँ, अगर आपने इंस्पेक्शन अच्छी नहीं करी, क्वालिटी चेक नहीं किया, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है।
बट अगर यही माल अगर आप अपनी फैक्ट्री में लगाओगे, अगर आपको पता है कि यार आपके अपने ब्रांड में जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, एक एक चीज़ टॉप लेवल की लगाओगे आप। मतलब आपके पास जब होता है, जब आप सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग या इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो, तब आप एक एक चीज़ का कंट्रोल आपके पास है। कंट्रोल मतलब एक बड़ी चीज़ हो गई। वहाँ पर कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर आपके पास कंट्रोल है। मैं आपके वाली फील्ड से उठाकर मैं एग्जांपल देता हूँ प्लीज़। जैसे आपके वाली फील्ड में क्या है कि फ्रेंचाइजी बताओ, मैं आपने देखा होगा कितने फूड आउटलेट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा यही होते हैं जी। है ना तो सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी होती है, बढ़िया क्वालिटी होती है, जो मास्टर फ्रेंचाइजी होती है, जो ओनर होता है उसकी फ्रेंचाइजी में जो खाना मिलेगा वो बहुत मुश्किल होता है कि बाकी जगह मिले, अनलेस एंड अनटिल वो सेंट्रल किचन से सामान आ रहा हो। अगर वो लोकल फ्रेंचाइजी में अगर A to Z बन रहा है तो टेस्ट में काफ़ी फर्क आ जाता है। बाकी आप रोशनी ना डालोगे आप। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का और तकरीबन 80 साल पुराना ब्रांड है, 200 से ज़्यादा आउटलेट है पैन इंडिया। पीछे व्रत का खाना खाने चला गया, इट स्मेल्स। मतलब आप सोचो कि सेंट्रल किचन से बनकर आ रहा है और बड़ा ब्रांड है, उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे और स्मेल आ रहा है खाने। एच से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? बस ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये सारा ब्रांड की गलती नहीं है, ये ऑपरेशंस की गलती है। हाँ, ब्रांड हमेशा बेस्ट देना चाहता है, हाँ, लेकिन जो बीच की ऑपरेशंस होती है वो ऑपरेशंस कहीं ना कहीं कुछ फेलियर कर जाता है। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा ऑपरेशन फेलियर होता है, या फिर आपके केस में तो भाई डब्बा बंद होके जाना है जी, लास्ट में जो हमने पैक करके भेजा वही तो खुलेगा? नहीं 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 नहीं, हमारे साथ तो बहुत होता है कि आप प्रोडक्ट बनाने गए, कुछ बन गया कुछ, लेकिन इवेंचुअली वो हम लॉन्च नहीं करते प्रोडक्ट, फिर हम लोग उसको जीरो से फिर स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग। क्योंकि आप देखो, आपने 1000 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया आपने, और 1000 प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है, जो वैल्यू है, वो आपका एक खराब प्रोडक्ट खराब कर देता है। सो हम लोग मानते हैं कि ब्रांड बनाना तो तपस्या है। हाँ, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ये आग के ऊपर चलने वाली बात है। आपको रोज़ आपको परीक्षा देनी है, आपको अग्नि परीक्षा देनी है आपको, और उसके लिए आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि भाई ये मैं इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ या फिर आप ब्रांडिंग में जाओ, कहीं ना कहीं दोनों एक ही बात हो गई कि आप अपना अगर खरीद के रह रहे हो या फिर किराए पे रह रहे हो, ठीक है ना, दोनों एक जैसी बातें हो गई। अब तीसरी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रेडिंग, जो आपने कहा। इस ट्रेडिंग में हमारे ऊपर बात कम आती है क्योंकि ब्रांड तो किसी और का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी ब्रांड के लिए, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनकर बिजनेस करना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो सर, डिस्ट्रीब्यूशन बनने के अपने नुकसान भी हैं, अपने फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि ब्रांड किसी और का है, हाँ, आप कैसे भरोसा करो उसके ऊपर। और फ़ायदे ये हैं कि आपका एफर्ट स्कोर बहुत कम है आपका। बिल्कुल। आपको प्रोडक्ट भी नहीं बनाना, आपको ब्रांड भी नहीं बनाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। तो पहले वाली चीज़ को कवर करना है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप उस ब्रांड की हिस्ट्री देख लो कि उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स कितने पुराने हैं। जैसे यूबॉर्न के जो पार्टनर्स हैं, मतलब अभी हमने एक पार्टनर के साथ सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी हमने, 25 साल 25 साल पुराने पार्टनर। या सो ही वाज लाइक, यूबॉर्न को भी स्टार्ट हुए 25 साल में भी, तो 25 साल जो पहले हमारे पार्टनर थे उनके साथ हमने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी। और सो किसी भी ब्रांड को ज्वाइन करने से पहले अगर अगर चेक किया जा सकता है, तो आई थिंक वी शुड चेक उसकी लेगेसी क्या है, वो पार्टनर कितनी जल्दी चेंज करता है, इम्पेशेंट तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा भी तो होता है ब्रांड की तरफ से, मतलब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि डंपिंग कर दो जी उसके पास, काम करना है तो करे, नहीं करना मत करे। अनफॉर्चुनेटली यूबॉर्न इज वेरी डिफरेंट इन दिस, वेरी डिफरेंट इन दिस। सो हम लोग अपफ्रंट एडवांस लेते हैं माल भेजने से पहले, और जब आप अपफ्रंट एडवांस लेते हो तो उतना ही माल दे सकते हो आप जितना आपको पैसा है जितना। बिल्कुल ठीक। तो हम लोग डंपिंग नहीं कर सकते, और ना हम डंपिंग करते हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं करते हैं। हमारी टीम को एक एक चीज़ सिखा रखी है कि भैया कुछ भी हो, अगर 5 कार्टून या कोई भी क्वांटिटी ABCD 10 पीस बोले तो आपने 5 ही पीस देने, आपने कम ही देने, आपने ज़्यादा नहीं देने, आपने डिमांड बनी रहनी चाहिए। जब बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, किसी भी लाइन के हो सकते हैं, उनको अपना पहला डिस्ट्रीब्यूटर बनाना हो, कैसे बनाएं? पहला डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, पहले तो अपना स्टोरी खोले हो। नहीं, पहला अपना खोल लिया, मान लीजिए 1 खोल लिए, 2 खोल लिए, 4 खोल लिए, ठीक है ना, आप अपने खोलने की लिमिट है। पहला डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बनाए जी, पहले तो अपने टॉप 10 मार्केट स्टडी करो कि आपके फील्ड की टॉप 10 मार्केट्स कहाँ पर हैं। टॉप 10 मार्केट आपने स्टडी कर ली, फिर जब आपने टॉप 3 मार्केट्स आपको पता लगे ये, तो उन 3 शहरों के अंदर आप वहाँ एग्जीबिशन लगाओ। अच्छा, आप जब एग्जीबिशन लगाओगे आप, तो आपका ऑटोमेटिकली आपके पास लीड्स आएंगी। पहला तरीका ये है सर, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो।
आपको पता ही है, आप गूगल पे मेटा पे आप ऐड चला सकते हो आप कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन, आपको अगर संपर्क करना है तो संपर्क करिए। बिल्कुल ठीक। तो ये 2-3 तरीके बहुत अच्छे हैं जिनसे आप कर सकते हो। तीसरा, आप वहाँ पर लोकल मैन पावर से जाके मिल सकते हो, उनको बोल सकते हो भाई कि कोई मैं ब्रांड शुरू कर रहा हूँ, किसी को ज्वाइन करना है तो आइए, मोस्ट वेलकम। वहाँ पर जो बड़े लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एक्सपो बताया। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आज के दिन आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोगों को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उस मार्केट में कनेक्ट करना, सो दैट आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए। चलिए, आपके पास लीड्स आ गई डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कि हाँ 20 इंक्वायरी आई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। अब बड़ी बात आती है कि सही डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ करना, क्योंकि मुझे जो लगता है फ्रेंचाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इट्स लाइक मैरिंग, शादी करना है भाई, 100% गुण मिलाने हैं, यही बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। वो गुण गलत मिल गए ना तो फिर तो बड़ा तकलीफ होने वाली है। हाँ, सही बोल रहे हो। तो सही डिस्ट्रीब्यूटर चूज कैसे करें? सही डिस्ट्रीब्यूटर चूज करने के लिए ना हर कंपनी के ना अपने फिल्टर्स होते हैं। हाँ, ठीक है। एक तो उस डिस्ट्रीब्यूटर की पास क्या रहा है उसका, कि पास में वो ऐसा तो नहीं कि हर 6 महीने में वो नया ब्रांड उठा रहा है हाँ। और ब्रांड को फटाफट छोड़ के फिर आगे निकल रहा है। दूसरा ये है कि मार्केट वॉइस क्या कह रही है उसके बारे में, आसपास लोगों से पूछना कि भाई साहब यार ये जरा बताओ। मेरा तो एक आपको अपना हैक शेयर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, किसी मार्केट में जाता हूँ, मैं चाय वाले के पास आके बैठ जाता हूँ, चाय पी उससे, साथ ही उसको 50 से 100 रुपये दिए, एकदम अपना बन के कि भैया ये बात हो, यहाँ सबसे बढ़िया काम किसका चलता है? वो बोलेगा इसका चलता है। दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, 3 नाम ले लिए। उसके बाद इसका बढ़िया क्यों चलता है? फिर वो बताएगा ये चलता है, ऐसे चलता है, वैसे चलता है। फिर ऐसे धीरे धीरे इनसाइट्स मिलती हैं। फिर हम उस स्टोर पे पहुंच जाते हैं। मैं बचपन की बातें बता रहा हूँ, आज से 20-25 साल पुरानी। फिर हम उस स्टोर पे पहुंच जाते हैं कि लाला जी क्या हाल है, हम बस स्टडी करने आए हैं, एक नया ब्रांड शुरू हो रहा है मार्केट में, हम चेक कर रहे हैं कि वायबिलिटी क्या है। तो अगर उसको इंटरेस्ट होता है वो सामने से बोल देता है कि भैया यार इंटरेस्ट है मेरा यार, कर दो यार, और मेरे को मिलवा दो। थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है तो फिर पीछे से टीम जाके मिल लेती है। और एक जगह तो हम लोगों ने एकदम ही अलग काम किया, हमने डिमांड जनरेट करी लिटरली। कैसे? तो एक शहर है, वहाँ पर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर टिक ही नहीं पा रहा था। तो मेरी टीम ने बोला कि भैया हमने वहाँ 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं, टिक ही नहीं पा रहा है, क्या करें? हमने कहा यहाँ कुछ ना अलग करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सो हमने 6 लोगों की टीम बनाई। हमने कहा भाई तुम 2-2 लोगों की टीम में पूरे शहर में चक्कर लगाओ और जाके पूछो कि भैया ये, किसी को बोला यूबॉन का चार्जर है क्या, फ़ोटो दिखाता है यूबॉन का चार्जर है क्या, कोई जाके बोलता भाई यूबॉन का स्पीकर है क्या। पूरे शहर में 2 से 3 दिन वो लोग गए। 6 लोगों की टीम ने अलग अलग बदल के जाते थे वो एरिया। वहाँ पर जाके दुकानदार को भी लगता है यार यूबॉन तो कुछ है। चौथे दिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की टीम जाती थी कि सर यूबॉन से आए आप रखना चाहोगे। अब उनको 3 दिन में 3 लोग आगे पूछ चुके हैं, अलग अलग दिमाग में आ गया कि भैया है यार, कहते चल रख जा यार। और जब रख जा तो उसके बाद एक बार आपको प्लेस ही करना होता है आपको। हाँ, ठीक बात है, वो दुकानदार के हाथ में। हाँ, ऑफलाइन बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि जो पुश करने वाला होता है वो दुकानदार होता है। हम क्या बोलते हैं, चार्जर दियो। हाँ बिल्कुल ठीक। उसने उठा के कोई ब्रांड दिया, हम अधिक से अधिक पूछेंगे बढ़िया है ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल वो बोलेगा बढ़िया है जी। बिल्कुल सही 100%। तो हमारा काफ़ी एफर्ट लगता है आशीष जी उसके ऊपर। हमारी जो रिटेल, जो हमारी चेन है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर चेन है, उसको एजुकेट करने में। जैसे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज आप अपने फ़ोन में चार्जर मांगते हो, रिटेलर को नहीं पता कि आपको सैमसंग का चार्जर देना है, वीवो का देना है, ओप्पो का देना है, आईफोन का देना है। आपके जैक में उसने टाइप सी देखा, उसने आपको चार्जर दे दिया। हो सकता है वो USB to C हो सकता है वो C to C हो, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल है। सो हम लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं अपनी चेन को समझाने में कि भाई जिसका जो प्रोटोकॉल है वही चार्जर दो। वो होता क्या ना, आप चार्जर तो ले जाओगे लेकिन आपके सैमसंग के फ़ोन को C to C वाला ही चार्जर सपोर्ट करेगा। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि हाँ घर में 4 चार्जर होते हैं, सारे बढ़िया वाले हैं। हाँ। किसी चार्जर से फ़ोन चार्ज हो रहा होता है, किसी चार्जर से फ़ोन नहीं चार्ज कर रहा होता है। तो वही चैलेंज है। तो वो हम लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, जो आपने बात बोली, अपने पार्टनर्स को ट्रेन करने में कि भैया सही फ़ोन में सही चार्जर लगे जिससे आपकी दोबारा डिमांड बढ़े। मतलब आप देखो कि कितनी छोटी सी बात है कि अगर आपने सही तरीके से नॉलेज नहीं दी, एजुकेशन नहीं दी, तो उससे भी गलत प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। फिर ग्राहक को लगेगा कि प्रोडक्ट खराब है। हाँ बिल्कुल सही। उसको तो लगेगा ब्रांड खराब है। हाँ, ब्रांड प्रोडक्ट खराब है। और अगर आपने एक बार जिंदगी में कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया किसी ब्रांड का, वो खराब निकला, तो आप जिंदगी में नहीं लोगे आप। हाँ बिल्कुल, हमारे तो
फर्स्ट टाइम जो हमारे दिमाग में परसेप्शन बन गया किसी ब्रांड का, तो लाइफ टाइम के लिए हो गया। हाँ, वही तो दर्द है, वही दिक्कत है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग बहुत सारी एजुकेशनल हम लोग कैंपेन चला रहे हैं हम लोग, और हमें बहुत एप्रिसिएशन भी मिली है। हमारे पार्टनर्स भी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था हमें। सर आज देखिए मार्केट में कॉम्पीट करना, मार्केट में बने रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपकी ऐसी क्या 2-3 स्ट्रेटेजी हैं जिनसे कि आज आप एक अच्छे ब्रांड में आ पाए हो और आज अपने एक वैल्यू क्रिएट की अपनी? सो आशीष जी, आई विल से, देखिए सर, आज के रेट में प्रोडक्ट सबके पास 19-20 सेम है। हाँ। अब मैं FMCG कंपनीज की बात ही कर लूँ, अगर मैं, प्रोडक्ट सबके पास सेम है, A to Z प्रोडक्ट सबके पास ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 ही होंगे बस थोड़े बहुत, ठीक है। पैकेजिंग भी सेम है, हाँ, मार्केटिंग एजेंसीज भी सेम है, प्राइसिंग भी सेम है, प्राइसिंग भी सेम है, स्टोर भी सेम है जहाँ रखने हैं उन्होंने, इनफैक्ट उनके मैन्युफैक्चर भी सेम है। हाँ, तो हम लोग तो FMCG कंपनी से एक बार एग्जांपल ले लें अगर, तो फ़र्क किस चीज़ का आता है? टीम का। हाँ, जिसकी टीम ज़्यादा मोटिवेटेड होती है, ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, वो आगे निकल जाती है। सो हम लोग अपनी टीम पे काफ़ी काम कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, हम लोग रिलेशनशिप्स पे बहुत काम करते हैं। हमारे पार्टनर्स हैं, हम उनको बोलते हैं भैया कि आपकी हमारी अगर पार्टनरशिप हुई है तो आप हमारे बच्चों की शादी में आओगे, हम आपके बच्चों की शादी में आएंगे। इसका मतलब ये है हमें लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलना है, ये आपकी फर्स्ट और लास्ट कंपनी होनी चाहिए। और ये हम अपनी टीम को बोलते हैं कि भैया आप आ गए ना, ऊपर वाला बुलाए तो बुलाए, आपकी ये लास्ट कंपनी है। मतलब चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, जितना लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहेगा उतनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी। हाँ जी, 100%। उसका बेनिफिट ही बेनिफिट। आप देखो ना, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर आपको तो पता ही है कितना। हाँ बिल्कुल, कितना आता है। और पुराने बिजनेस को मेंटेन करना कितना आसान है। बस क्वालिटी देनी है, बस क्वालिटी देनी है, और मार्केट को फीडबैक, मार्केट से फीडबैक लेकर आगे उस हिसाब से प्रोडक्ट देना है। तो हम लोग हर टाइम ना, जैसे हर हफ्ते मेरा एक शहर पक्का है, मैंने ट्रैवल करना ही करना है एक्सपोजर के लिए। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हो ना, असली लेसन तो वहीं छुपे हुए। रियल लेसन्स लाई ऑन द मार्केट, ऑन द रोड्स। ठीक बात है। बोर्ड रूम्स तो आपको वही करते हैं। बोर्ड बोल रहा था, बोर्ड रूम मेरे को तो बोर भी करते हैं बोर्ड रूम ऑनेस्टली। बोर्ड रूम्स आपको स्पॉइल करते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पर यस सर, जी सर वगैरह वगैरह चलता है। वहाँ आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मार्केट में आपको नई नॉलेज मिलेगी। मार्केट में तो सर पहले थोड़ा ही होगी। देखो ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मार्केट पहले आपको तोड़ेगी कि भाई ये प्रोडक्ट चल रहा है, आपके पास क्यों नहीं है। कस्टमर की फीडबैक मिलेगी, फिर आप पहले आप टूटोगे, फिर आप बनोगे। जैसे जिम जाते हैं ना हम लोग, जिम जाते हैं पहले बॉडी टूटती है, फिर उसका मसल बनती है। ऐसे ही जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम रोड पे जाते हैं, तो पहले तो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ती है। ठीक बात है। फिर उसके बाद जब आप वापस आके होमवर्क लेकर आते हो, फिर उस पर काम करते हो, प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से निकालते हो, तो आपका और एक अलग होता है एकदम। वेरी ट्रू। अच्छा, आज के समय में अगर हम बात करें, जब 10 मिनट डिलीवरी है, क्विक कॉमर्स, उससे पहले ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, आज इसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले लिया है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, FMCG गुड्स की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, हर तरीके आजकल लोग सिर्फ क्लिक करते हैं, दुकान तक जाते नहीं हैं। तो ऐसे में आज कितना इम्पोर्टेंट हो गया है किसी ब्रांड को ऑनलाइन आना? ऑनलाइन तो देखो, ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑनलाइन में ना कैटेगरीज का भी ना वो बड़ा अलग अलग बिहेवियर है। जैसे पावर बैंक कैटेगरी है, वो 60 to 70% ऑनलाइन है। लास्ट में रिपोर्ट चेक कर रहा था जो। ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स में क्या हो रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर में 30-40% ही ऑनलाइन है, बाकी 60% अभी भी ऑफलाइन है। क्यों? किसी को लेना है तो वो जाके साउंड सुनता है, एक्सपीरियंस लेता है। वो समझना चाहता है कि मेरा रूम कितना बड़ा है, कितनी साउंड आएगी। तीसरा, ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने, आशीष जी ने अगर ऑनलाइन से माल लिया अगर और वो ख़राब हो गया, तो आशीष जी को धक्के धक्के मिलेंगे। हर 15 दिन में सर्विस सेंटर जाओ, वो बोलेगा सर पार्ट नहीं है, ये नहीं है, करके दूंगा, वो करके दूंगा। इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं जितना आपका आने जाने में टाइम में लग जाएगा आपका। और यूबॉन का सा फायदा क्या है, यूबॉन के 2 से 3 हज़ार अपने स्टोर है पूरे इंडिया में। 2 से 3 हज़ार अपने स्टोर है, हमारे पार्टनर्स ओन्ड है। तो फ्रेंचाइजीज है बेसिकली? नहीं, पार्टनर्स ओन्ड है, सब कुछ फोफो है। ओके, फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। फ्रेंचाइजीज होगी ना, एक्चुअली फोफो भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ओन, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑपरेटेड है। डोडो है, नया है। अच्छा, डोडो है। देखो भाई, पॉडकास्ट में ये चीजें निकल के आती हैं। आज तक मतलब 10 साल से ऊपर हो गए फ्रेंचाइजिंग करते हुए, मैंने नहीं सुना डोडो। आपके सामने ही बना अभी। तो उसका फायदा क्या है कि यूबॉन का कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, अगर आपने लिया चेन्नई से और आपको दिल्ली चेंज कराना, दिल्ली चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि सर्विस सेंटर जाओ जी। और नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है। आप प्रोडक्ट लेके आए, आपको हैंड टू हैंड चेंज होकर उसी टाइम नया मिलेगा। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा था सर। हाँ जी। देखिए, ऑनलाइन में एक ब्रांड के लिए आना तो आसान है। हाँ जी। लेकिन आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई रिटेलर है, ऑफलाइन मार्केट कलैप्स हो रही है,
ऑनलाइन वो कैसे आएगा? उसके लिए तो बड़ा टफ हो जाता है ऑनलाइन बेचना। देखो आशीष जी, बात आप सही बोल रहे हो, आप बात बहुत सही बोल रहे हो आप, लेकिन हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ना, हमें लगता है कि ऑफलाइन मार्केट कोलैप्स हो रही है। हाँ। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैंने देखा है जो पार्टनर अपना गल्ला छोड़ के बाहर निकल रहे हैं ना, जो पार्टनर गल्ला छोड़ के अपने पार्टनर्स के साथ आगे काम कर रहा है, पिन कोड में काम कर रहा है, उसके पास काम की कमी नहीं है। उसके पास तो बात करने का टाइम नहीं है उसके पास तो। और रही बात ऑनलाइन की कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं आए, क्योंकि ऑनलाइन के अपने पेन एरियाज़ हैं। कुछ शेयर करेंगे? कोई भी अगर आप ब्रांड, अगर आप देखो, अगर आप जितने भी ब्रांड ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे आप उनका ROI पूछ लो एक बार कि कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग कितनी है। वो मैसिव है, बहुत मैसिव है। और अगर आप 10 ब्रांड उठाओगे तो 8 तो आपको ब्लीड करते ही मिलेंगे आपको। अच्छा, सिर्फ प्रेजेंस के लिए है? हाँ, प्रेजेंस के लिए है। अब स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप्स का तो इकोसिस्टम ही ऐसा है कि उनको प्रॉफिट और लॉस से इतना फर्क नहीं पड़ता, उनको तो रेवेन्यू चाहिए, उनको तो सबको पैसा चाहिए, है ना? हाँ, बस रेवेन्यू आए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, वैल्यूएशन बढ़ानी, वैल्यूएशन गेम है सारा का सारा। 100%। बड़ा रिस्क अगर हम देखें कि इस मार्केट में, तो सबसे बड़े रिस्क आपको क्या नजर आते हैं? इस मार्केट का रिस्क, हाँ, रिस्क ना लेना इज द बिगेस्ट रिस्क, आई विल से। किस तरह की रिस्क लेते हैं आप? रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है ना, कि अगर हम ऑफिस में बैठे रहें, बाहर ना जाएं, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। वो एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। सो एट यूबॉर्न वी बिलीव फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ चैम्पियंस। मतलब कि हमें फीडबैक पर ही काम करना है, अपने दिमाग से एज्यूम कुछ करना ही नहीं है। कहते हैं ना, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं बोल सकता। तो हम लोग टाइम टू टाइम डेटा उठा के उस पर वर्किंग करते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। 99% ऑफ द बिजनेस अगर आप देख लो, अगर आप हिस्ट्री में चले जाओ, जो बड़े ब्रांड्स हैं जो फेल किए हुए, बड़े जितने भी बड़े ब्रांड अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम था। कस्टमर से कनेक्ट टूट गया था। जब कस्टमर से कनेक्ट टूटता है, मार्केट से कनेक्ट टूटता है, तो ब्रांड ने फेल होना ही होना है। और ये प्राइसिंग को किस तरीके से आप लोग, जैसे प्राइस कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, मैं देखता हूँ, ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं। जब डेटा केबल लेने जाता है कोई, या फिर चार्जर लेने जाता है, तो ये प्राइस का भी बड़ा मैटर करता है। तो उसको आप किस तरीके से कॉम्पीट करते हो? सो आशीष जी, डेटा केबल में ना बहुत बड़ा एक तो स्कैम हो रहा है डेटा केबल की इंडस्ट्री में, कि काफ़ी सब स्टैंडर्ड जो क्वालिटी जो केबल्स जो मिल रही है मार्केट में इस टाइम, वो एल्युमिनियम के ऊपर चल रही हैं। CCA बोलते हैं उसको, कॉपर कोटेड एल्युमिनियम बोलते हैं। अच्छा। तो वो क्या होता है, वो उसकी लाइफ भी कम होती है, उसकी चार्जिंग भी स्लो होती है। अच्छा, वो हाथी की दांत खाने की और हाँ, वही है। बाहर से तो सूट बूट पहना देंगे, वो टाई उसको डेटा केबल को पैकिंग बहुत बढ़िया कर देंगे, अंदर डालेंगे एल्युमिनियम, क्यों? कॉस्ट कम करने के लिए। बट हम लोग यूबॉर्न पे वी मेक श्योर कि भैया जो हमारी कॉपर की क्वालिटी है, जो हमारी केबल की क्वालिटी है, वो लॉन्ग टाइम के लिए चले, इसलिए माल देसी घी डालो। अच्छा, लेकिन जब देसी घी डालोगे तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो बड़ी होगी, और वो ग्राहक को कैसे समझाओगे? देखो सर, क्वालिटी ना पहले 1-2 बार 4 बार समझाने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर आप थक जाओगे, कस्टमर नहीं थकेगा, कस्टमर मांगता रहेगा आपसे। उसको डिफरेंस पता है, कस्टमर बहुत समझदार है। आज का जो कंज्यूमर है ना, वो बहुत समझदार है। वो 1-2 बार बेवकूफ़ बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उसको पता है कौन सा ब्रांड क्या क्वालिटी डिलीवर कर रहा है। मतलब क्वालिटी, आप क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? मतलब प्राइसिंग बढ़ी या क्वालिटी बढ़ी? नहीं, क्वालिटी बढ़ी है। प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज सुसाइड, दिस आई बिलीव। अगर हम प्राइस को अगर हम प्रेफरेंस दे दें अगर हम लोग, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा। और प्राइस क्वालिटी के बाद एक बड़ी चीज़ आ गई, टेक्नोलॉजी। आज AI हर चीज़ में है, मोबाइल में तो AI का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को AI ने कैसे डिसरप्ट किया है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? नहीं, डिसरप्शन तो भी आनी है अभी, तो देखिए डिसरप्शन अभी आनी है अभी AI से। और डिसरप्शन ऐसी आएगी कि अब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग रोबोट्स देखेंगे, हम लोग जो घरों में काम कर रहे होंगे, आपकी हाउस हेल्प की जगह ले लेंगे वो। और आप देखो, हाउस हेल्प जो होती है आपके हमारे घरों में, वो कभी बीमार पड़ जाती है, उसके घर में शादी हो जाती है, तो वो शादी के लिए जा सकती है, कभी किसी की डेथ हो गई वहाँ जा सकती है, कभी उसका मूड ठीक नहीं है, कभी सैलरी बढ़ाने के लिए बोलेगी वो, लेकिन रोबोट के साथ दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं रिसेंटली अभी US गया, US में ना वेगस में, लास वेगस में एक एग्जीबिशन लगती है, उसका नाम है CES, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। तो यूबॉर्न ने वहाँ पर एग्जिबिट किया था। सो वहाँ पर मैंने अपने बूथ से बाहर निकल के देखा भी दुनिया क्या कर रही है, देखते हैं, सीखते हैं जाकर। तो जब बाहर निकला तो देखा कि काफ़ी सारे रोबोट्स जो है इस मार्केट में आने के लिए तैयार है। मतलब अगर आपको अपने घर में सफाई करानी है, रोबोट है, रोबोट्स आपके साथ वहाँ टेबल टेनिस खेल रहे हैं,
आपके साथ किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, आपको कॉफ़ी बना के दे रहे हैं, आपका वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, आपके कपड़े साफ़ कर रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में अगले 5 से 10 सालों में जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो डिस्रप्शन आने वाली है वो रोबोट से आने वाली है। और अगर मैं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ या फिर मोबाइल एक्सेसरीज की बात करूँ, इसमें क्या चेंज आने इसके वाला है? अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि ईयरफोन्स के अंदर आपके एम्बियंट साउंड आ जाएगा, माहौल देखते हुए अगर बाहर पीछे बहुत शोर है तो साउंड अपने आप तेज हो जाएगी। अगर पीछे अगर आपका शोर अगर कम है तो साउंड भी कम हो जाएगी। और अब स्पीकर्स हैं, जैसे स्पीकर आपके मूड के हिसाब से गाने चेंज कर देगा। मतलब एआई पूरा उसमें इनबिल्ट करना पड़ेगा हाँ, आपको। एआई इनबिल्ट करना पड़ेगा और एआई से बहुत डिस्ट्रप्शन आएंगी भी, आने वाले टाइम में बहुत आएंगी। अगर मैं नए युवाओं के लिए पूछूं एआई से जुड़ी हुई कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई एआई को आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं? सो एआई को लेकर ना आप देखो आने वाले टाइम में फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जगह बहुत जल्दी रोबोट्स ले लेंगे। अब हमारे पास 2 रास्ते निकलते हैं, या तो हम रो सकते हैं हाँ, कि भैया वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट जा रही है, कम हो रही है, या फिर उन रोबोट से काम कैसे कराना है ये कर सकते हैं, या फिर एआई की कोडिंग कैसे करनी है ये सीख सकते हैं। पहले एआई रोबोट्स हो गया, दूसरा एआई कोडिंग हो गई, यस। तो हम लोग सीख सकते हैं कि एआई को ऑपरेट कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये आने वाले अगले 5 साल तो एआई के ही है। एआई तो यहाँ तक पहुँच गया है कि अब आशीष जी का क्लोन बनाकर वर्चुअली काम करा सकता है, वो आपको पता है। आपको बिल्कुल ठीक बात है। एआई से सारे वीडियोस बन रहे हैं। हाँ, सारे वीडियोस बन रहे हैं, आपकी साउंड आपके वॉइस में सारे काम कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में एआई ने तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान कर देनी है। पहले जिस प्रोडक्ट को डेवलप करने में हमें 6 महीने लगते थे, अब विद द हेल्प ऑफ एआई आप उसको 2 महीने में कर सकते हो। आप आपके असेंबली लाइन आपको पूरे एसओपीज मिल जाते हैं, आपको प्रोडक्ट की आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं, आपको ट्रिक्स, आपको हैक्स सब मिल जाते हैं। आपको बस आपको एआई चलाना आना चाहिए। किस तरीके से आपको एआई हेल्प करेगा? आज आप इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और पूरे इंडिया में आपके स्टोर्स हैं, किस तरीके से आपको लगता है एआई आपको कैसे हेल्प करेगा? सो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारी बहुत हेल्प होने वाली है उसके अंदर, ठीक है। आने वाले टाइम में ये मैटर नहीं होगा कि कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लेकर आ रही है, मैटर ये करेगा कि कौन सी कंपनी एआई को कितना जल्दी इंटीग्रेट कर रही है। क्योंकि स्पीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एआई विल डिसाइड कि कौन सी कंपनी आगे जा रही है। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ एआई आप रोबोट जब अपनी कंपनी में ले आओगे, फैक्ट्री में ले आओगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे जाएगी आपकी। ओके, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तीसरा तो बहुत लाइव एग्जांपल है जो मैं खुद ही करता हूँ। अभी बहुत छोटी चीज़ है वैसे, कोई क्रिएटिव कोई पोस्टर अगर बनाना हो, अगर हमारे डिज़ाइन हाउस में 1 घंटा लगता है किसी को बनाने में, और एआई से आप 2 मिनट में बनवा सकते हो। आप बिल्कुल, बस सही तरीके से उसको कमांड देनी आनी प्रॉम्प्ट चाहिए। सही देने हैं बस हमने। हाँ, जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हाँ जी। एआई फिटनेस में भी कुछ आने वाला है क्या? क्योंकि AI फिटनेस में हम और आप एक ही एज के हैं। हाँ हाँ हाँ। और AI फिटनेस में लगता नहीं कि आप मेरी एज के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सो एआई में ऑलरेडी आई गेस टीवीज वगैरह आ चुके हैं, जो टीवी के आप सामने खड़े होके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज बताता रहेगा, आप साथ साथ करते रहो। वो लाइव आपकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मैं उस ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, नूक है कुछ नाम है। ठीक है, वट एवर द ब्रांड इज, आप मुझे सर्च करके बता देना कमेंट्स बॉक्स में। हाँ, गुड वन, वेरी प्रॉम्प्ट है, वेरी प्रॉम्प्ट, क्या बात है। तो बेसिकली एआई आप बोल रहे हो हेल्थ या फिटनेस में इस तरीके से आ सकता है कि आपको एक एआई कोच मिल गया इन टर्म्स ऑफ टीवी, वो आपको हेल्प करेगा। सर एआई में ना अभी रिसेंटली एक इन्वेंशन हुआ। अभी मैं जब यूएस गया था वहाँ देखा मैंने, एक मिरर था। आप मिरर के आगे बैठो, एआई मिरर था, उसके आगे बैठो, वो आपके वाइटल्स चेक करेगा और आपको बता देगा कि आप हो कितने साल के और दिखते कितने साल के हो, और आपको आने वाले 1 साल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको कितना यंग दिखाया था? मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 साल यंग दिखाया था मेरे को, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं कह रहा हूँ 6 महीने भी यंग दिखाया तो अच्छी बात है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी है। आज के समय में किसी भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए हम बात करें तो एक सबसे बड़ा सरदर्द जो होता है वो होता है डेड स्टॉक। भैया माल बहुत सारा बन गया है, अब वो अटक गया है, ऐसे में क्या करते हो? सो अगेन इसमें फ़ायदा क्या होता है हमें अपनी लाइव किचन का। आपने जब किचन में आपके घर में 4 लोग हैं, आप 4 लोगों के लिए खाना बनाओगे आप, इससे हमें हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बहुत हेल्प करती है। रॉ मटेरियल हमारी प्रोडक्ट्स का ऑलमोस्ट सेम ही है, अब उससे हम कुछ भी बना लें उससे। हाँ, आप पनीर से कढ़ाई पनीर बना सकते हो, पनीर मसाला बना सकते हो, तंदूरी पनीर बना सकते हो। तो ऐसे ही हमारे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, पावर बैंक्स हैं, केबल्स हैं, रॉ मटेरियल सबका सेम है। जो आइटम चाहिए वो बन गई, पहली चीज़। दूसरा, हमारे अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, ERP पे रन करते हैं जो, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेंड पता लगता रहता है।
ओके डेटा एनालिस्ट कंपनी के अंदर ही बैठे हुए हैं, आने वाले अगले 1 महीने में क्या डिमांड आने वाली है, क्या आइटम स्लो चली, कौन सा रीजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में परफॉर्म नहीं कर रहा, यही पता रहता है। तो बेसिकली डेड स्टॉक जब आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो रेयरेस्ट आपकी प्रॉब्लम है, अगर ब्रांड आपका है तो, अगर ब्रांड आपका है और रॉ मटेरियल सेम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टाटा का। हाँ जी प्लीज़। टाटा ने क्या किया जी, टाटा अभी आपने नोट किया होगा पिछले 2-3 साल में बहुत हिट हुई, तो मैंने इस पर केस स्टडी पता करने की कोशिश करी, भाई कैसे भाई टाटा कैसे हिट हो गई। तो चेक किया जी, टाटा क्या कर रहा था, अपनी 5 से 6 गाड़ियों के लिए जो नीचे का जो एक फ्रेम होता है जो बड़े वाला, वो उसका सेम ही था सारी गाड़ियों में। अब उसको नीचे वाला बेस स्ट्रक्चर तो सेम है, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो 5-6 गाड़ियों में से किसी से कोई भी बना सकता था वो। तो ये बहुत फ़ायदा हो गया उसको। हम सिमिलरली पावर बैंक बना रहे हैं अपना, सेल अंदर सेम है, पीसीबी सेम है। अगर 10,000 mAh है 1 सेल लग रहा है, 20,000 mAh है तो 2 सेल लग रहे हैं, 30,000 mAh है 3 सेल लग रहे हैं। हमारे पास मोल्ड्स अपने हैं पावर बैंक की हाउसिंग के अपनी, तो जो मॉडल चाहिए वो उतना निकल जाता है। रॉ मटेरियल मोर और लेस सेम है, बस मोल्डिंग चेंज हो जाएगी और प्रोडक्ट आपका नया बनकर तैयार। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई है, आई गेस द बिगेस्ट हैक फॉर हिम विल बी कि आप कॉमन रॉ मटेरियल से कितने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंट निकाल सकते हो, वो आपकी सक्सेस है। सर आज देश भर में आपके अलग अलग जगह स्टोर्स हैं, आपको क्या लगता है कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मजबूत है और क्यों? स्टेट आई से यूपी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि यूपी ना अपने आप में ही देश है एक। यूपी तो अपने आप में जस्ट बिकॉज इज द मतलब बिगर इन साइज। हाँ, मतलब क्योंकि इट इज़ अ नेशन, यू नो, मतलब देश तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है देश तो, लेकिन उसमें इतने सारे शहर है ना, ईस्टर्न यूपी अलग है, 100 देशों से तो बड़ा है। हाँ जी, वर्ल्ड वाइड के 100 देशों से तो बड़ा होगा। बड़ा है ना। हाँ, 100%, बिल्कुल सी बोलो। तो यूपी है, यूपी बहुत स्ट्रांग है। और एक हैक और है ब्रांड्स के लिए कि जितना आपका डिस्ट्रीब्यूटर पास होगा ना, उतना आपका ब्रांड वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना, आपकी विजिबिलिटी हर जगह आ रही है, उस विजिबिलिटी के लिए आपको पे नहीं करना पड़ रहा। हाँ, उतना बेटर है। आपको क्या लगता है अभी कौन से स्टेट्स में भी आपको जाना बाकी है या फिर कहीं पेन है? नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा और अभी पेनिट्रेट करना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पहाड़ी एरियाज़ हैं, ट्राइबल रीजन्स हैं, जहाँ पर अभी थोड़ी सी पेनिट्रेशन बाकी है। 2-3 स्टेट्स हैं वहाँ पर अभी थोड़ी सी मेहनत बाकी है, और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मिल जाएगा। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से देख रहा है तो यूबॉर्न आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हेलो लिख के भेज सकते हो। बिल्कुल, और कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हो, वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में कोई एंटर करना चाहता है, उसका केवल 50,000 रुपये हैं, एंटर कर सकता है? ट्रेडिंग, मैं प्योर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं बात करूँ अगर किसी की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाह रहे हैं? सो ऑफकोर्स कर सकता है वो, लेकिन 50,000 रुपये का माल स्टॉक खरीदने से पहले ना उसके पास बायर रेडी होने चाहिए। अक्सर गलती क्या कर देते हैं नए बिजनेसमैन, स्टॉक ज़्यादा उठा लेते हैं, उसके बाद वो लिक्विडेट नहीं होता, तो वो फिर फेल हो जाते हैं वो। सो आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो आपके पास बायर 2 लाख रुपए के होने चाहिए, जिससे आपका माल आए। आपका जो रोटेशन जो है ना, पैसे का रोटेशन है, वो बहुत फास्ट होना चाहिए, जिससे आप 50,000 से, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फटाफट रोटेट करो आप उसको, और रोटेट किया आपने 50,000 से 5 लाख पे पहुँचो, फिर 5 लाख से 50 लाख पे पहुँचो, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते जाओ। मतलब आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको शुरू करने के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग पर और अपनी रोटेशन के ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो आप? 50,000 में वैल्यू एडिशन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप पीपल स्किल डाल सकते हो उसके अंदर अपना। वैल्यू एडिशन तो ब्रांड ही करेगा ना, प्रोडक्ट आप कौन सा चूज कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइक आज आपके कितने SKUs हैं? हमारे इस टाइम 500 से ज़्यादा SKUs, 500 से ज़्यादा SKU। हाँ। अब मैं मान लीजिए 50,000 लाख रुपए लगाकर आपका काम करना चाहूँ तो 500 SKU तो नहीं ले सकता। हाउ विल आई चूज कि मुझे क्या लेना है? सो आप हमारे हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में जाके पूछ सकते हो। यूबॉर्न ने अपने हीरो प्रोडक्ट की सीरीज चलाई हुई है कि भैया ये टॉप 50 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये टॉप 50 प्रोडक्ट है, उस पर भी कुछ नहीं करना है, कैटलॉग उठानी है, कैटलॉग उठा के अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को दे देनी है कि भैया ये ब्रांड मेरे पास है, आपको क्या चाहिए। उससे आपने ऑर्डर लिया, आपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को ला के दिया, ऑर्डर आपने पूरा कर दिया, बस सिंपल सी चीज़ें। हाँ। सो आप लोग, आपका सप्लाई चेन क्या रहता है? डायरेक्ट कंपनी टू सुपर स्टॉकिस्ट के नीचे फिर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे रिटेलर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, और वॉक इन कस्टमर भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि आपके साथ, जिनको लग रहा है कि मैं तो घर पे रहकर थोड़ा पैसा लगाकर 50,000 लाख रुपए लगाकर थोड़ा थोड़ा काम करूँ, महीने का 10,000 भी बेचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
अलग अलग तरीके से थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, थ्रू फेसबुक और अपने नियर एंड डियर सर्कल में या बार्टर के थ्रू सेल करते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है आपके साथ? किया तो जा सकता है, 100% किया जा सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक यही रहेगा कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो जब ये काम कर रहे हो। क्योंकि अगर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे अगर, तो कोई भी प्रोडक्ट बेच लो, कोई भी ब्रांड बेच लो, प्राइस फाइट कहीं ना कहीं से आई जाएगी। क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आप? क्या आइडिया दोगे लोगों को कि अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हो तो क्या वैल्यू एडिशन वो कर सकते हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने टॉपिक बोला, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने। सो वैल्यू एडिशन, सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन तो होता है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ही हम लोग थोड़ा सा इजाफा कर दें अगर हम लोग। और एक स्किल जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, लेकिन जिसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, ना हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं हमें, ना कोई यूनिवर्सिटी ना कोई स्कूल सिखाता है, वो स्किल है आपका पीपल स्किल। पीपल स्किल आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और किससे कैसे काम कराना है, और किसका काम भी कैसे करना है। अगर आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर लेते हो ना, तो आप 50,000 को 50 लाख पे कब ले जाओगे, उस पर टाइम ही नहीं लगेगा। ये बड़ी बात आपने की, मतलब कि आपको जीरो से हीरो बनना है तो पीपल स्किल इज द वन स्किल, फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा किस्सा आपकी 25 साल की जर्नी है पूरी ये, जो आपको दिमाग में रह गया हो पीपल स्किल का, या फिर किसी के साथ जब आपने इंटरेक्ट मैं ना काफ़ी जैसे शहरों में जाता रहता हूँ, तो अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ कि 10 में से 9 दुकानें खाली बैठी होती हैं, एक दुकान चल रही होती है। तो वहाँ मैंने 2-3 चीज़ें जो एक कॉमन प्रैक्टिस में मैंने देखा है, जो एक कोई सक्सेसफुल कोई स्टोर कीपर या शॉपकीपर कर रहा होता है, जो मुझे लगता है हर एस्पिरेंट को करनी चाहिए जिसने दुकान खोलनी है, स्टोर खोलना है। पहले ये है कि पीपल स्किल उनका बहुत स्ट्रांग होता है। वो सामने से आवाज़ लगाएंगे, आशीष भाई क्या हाल है, बड़े टाइम बाद आए, अच्छा पिछली बार स्टॉक ले गए थे, क्या हुआ उसका, बिका या नहीं बिका, है ना। दूसरा स्किल ये है कि वो ना कस्टमर डिलाइट देखते हैं। अगर आशीष जी उससे कुछ माल ले रहे हैं, माल लेकर स्टॉक ले लिया, तो वो दुकानदार क्या करेगा, वो चुपके से एक चॉकलेट डाल देगा, सर ये आपके लिए प्यार है, एक केबल डाल देगा, देखो डील पूरी हो चुकी है। आपको उससे कोई उम्मीदें नहीं है, फेयर डील हो चुकी है, आपने पैसे दे दिए, उन्होंने आपको माल दे दिया, लेकिन आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिया ना आपने उसको, तो आप खुश हो जाओगे यार, आप बोलोगे यार मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया। ऐसा ही मेरे साथ एक इंसिडेंट है। मैं एक कैफ़े में जाता हूँ, प्रोटीन शेक, मैं कॉफ़ी तो लेता हूँ, प्रोटीन शेक ज़्यादा लेता हूँ। सो प्रोटीन शेक लेने गया, नया कैफ़े खोला था, प्रोटीन शेक का ग्लास इतना बड़ा भर गया, उसका उन्होंने मुझे छोटे से ग्लास में और प्रोटीन शेक डाल के दे दिया। मैंने कहा ये क्या है भाई, इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। मजाक में मैंने कहा इसके पैसे मैं नहीं दूंगा, जरूरत नहीं है मुझे। कह रहे सर ये एक्स्ट्रा बन गया था आप ही के लिए, आप ही का है। वाह यार कमाल है भाई। तो वहाँ मुझे लगा कस्टमर डिलाइट, तो वो जो वाव वाली जो फीलिंग है ना, अगर वो आ जाए ना, तो स्टोर शॉप दुकान तो चलेगी। थर्ड जो मैंने एक सक्सेसफुल जो मैंने चीज़ देखी कोई भी दुकान के चलने पे, कि वो ना फीडबैक्स ढूंढ लेता है। वो आप माल लेके तो आपको फ़ोन जुड़ाएगा, आशीष भाई वो ले गए थे माल, बिका नहीं बिका आपका, क्वालिटी के लिए कोई फीडबैक आपका, फिर आप अगर अच्छा लगा तो यार एक बार यार एक टेस्टिमोनियल बना के भेज दो ना, जरा एक वीडियो बना के भेज दो। अब आशीष भाई ने अगर यूबॉन के किसी प्रोडक्ट के लिए वीडियो बना दी, कि भाई मैं पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया पावर बैंक है, आप मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, तो आशीष भाई अपनी बात से मुकरेंगे क्या? नहीं, आपने खुद ही बोल दिया आपने वो। अब अगले 6 महीने साल तक तो आप वही बेचोगे। ठीक बात है, क्योंकि रिटेलर आके आपसे पूछेगा कि आशीष भाई, और आप दूसरी कंपनी का दोगे अगर, तो बोलेगा पिछले महीने तो यूबॉन की ऐड कर रहे थे, अब क्या हुआ, है ना। तो वो कस्टमर को अपना बना लो, कस्टमर को अपना बना लो। अब उसको लगना चाहिए यार कि ये तो मुझे अब मेरे नाम से जानता है बंदा, ये मेरी अपनी दुकान है ये। उससे क्या होगा ना, फिर आप और लोगों को रेफर भी करोगे। एक ब्रांड ओनर या एक मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या वैल्यू एडिशन दे, उनको कैसे डिलाइटफुल रखे? सर उसका काम बढ़ाए। सो हमारी मंथली हमारी जो वीडियो कॉल होती है हमारी अपने सारे पार्टनर से, मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है, सर ये मुझे बताओ आपका डेड स्टॉक क्या है, आपका कोई स्टॉक डेड तो नहीं हो रहा कोई? अगर स्टॉक डेड हो रहा है तो हमारी टीम आपकी हेल्प कर रही नहीं कर रही निकलने में, उसको निकालना है, उसको बेचना है, उसको अपने पास नहीं रखना आपने। सेकंड, अपने टॉप 10 कस्टमर बताओ, उनका हम कैसे भला कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा करा सकते हैं, उनको कोई कोई गिफ्ट भेज दें जिससे उनको अच्छा लगे। थर्ड, जो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, जो हमारा एक फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हम हमेशा बोलते हैं भाई साहब, गिव मी 1 गुड न्यूज़ 1 बैड न्यूज़, और बैड न्यूज़ पहले दो। अच्छा, बैड न्यूज़ पहले दो। तो पहले तो कस्टमर हैरान हो जाता है, भाई मैंने कंप्लेंट के लिए फ़ोन किया और सामने वाला सामने से बोल रहा है बैड न्यूज़ दो, तो वो बैड न्यूज़ देते हैं। तो वो एक्चुअली क्या बैड न्यूज़ नहीं है, वो हमारे लिए फ्रेमवर्क है आगे काम करने के लिए। ठीक बात है, आगे हमको सीखना है और उसको आगे बढ़ाना है, आगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो तो हमें फीडबैक दे रहा है, वो तो नॉक कर रहा है वो। देखो सर, कस्टमर बताता है, डिस्ट्रीब्यूटर बताता है उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ब्रांड सुनते नहीं है। ब्रांड बोलते हैं हम ही ठीक है भैया, हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। और तो कस्टमर से बातचीत करो,
अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लगातार बने रहो, उनके साथ आप चाहे गूगल मीट, जूम मीट्स करो या फिर 1-to-1 पर्सनल मीट्स करो, लेकिन उनकी बात सुनो। 100%। वो आपको सही इनपुट्स देंगे। 100% वही काम को आगे बढ़ाएंगे। देखो बॉर्डर पे तो वो बैठा है ना सर, मिसाइलें वो खा रहे हैं, ड्रोन वो खा रहे हैं, गोलियां वो खा रहे हैं, तो उनको पता है क्या चाहिए उनको, जो उनको चाहिए फिर हेडक्वार्टर से वही आएगा फिर। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा दर्द भरा है अभी लेटेस्ट के समय में, चूँकि आप लोग में प्लास्टिक्स का काफ़ी यूज़ होता है और मेरे ख्याल से प्लास्टिक्स के लिए डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बड़ा यूज़ होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है, और उसके प्राइसिंग बहुत तकरीबन 2x या फिर उससे भी ज़्यादा हो गए, बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। तो ऐसे में अभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना फ़र्क पड़ा है? देखो सर, हम लोगों ने अपने पार्टनर्स को बोला कि देखो पार्टनर्स, रेट बढ़ गए हैं पीछे, और लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आपने जितना सामान उठाना उठा लो, 16वें दिन रेट बढ़ जाएगा। हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हमारे पार्टनर को ये पता रहा यार कि टाइम खराब है, लेकिन ये ब्रांड हमारे साथ खड़ा रहा। बस उनको जब ये एहसास रहा ना, तो उन्होंने बोला भाई कि इसके साथ ही रहना है, इस ब्रांड के साथ ही रहना है। मतलब ऐसे मुश्किल समय में आपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचा? हाँ, उनके साथ खड़ा रहना है हमने। और हम लोग सामने से बोलते हैं भैया कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अभी तक मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, सारे पार्टनर को बोल चुका हूँ, भैया हमारा नुकसान हो जाए, आपका नुकसान नहीं होगा। जब उनको पता लग जाए ना कि यार ये कंपनी मेरा नुकसान नहीं करेगी, तो वो अपनी जान लगा देते हैं फिर आपके साथ। चलिए, लास्ट के मैं सिर्फ 2 सवाल लूँगा। पहला, कोई 3 मंत्राज कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस के लिए, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर सक्सेस के लिए। ओके, क्या बात है, क्या बात है। सो फ्रॉम कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर यही है कि हम लोग अगर कंपनी एंड से बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर। हम लोग ये वो नहीं मानते हैं कि कोई भी पार्टनर हमारा जो है वो आज जुड़ा है तो आगे 15-20 साल, 25-30 साल जुड़ा रहेगा, मतलब एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। ठीक है। दूसरा, उसका अगर कठिन समय आ गया ना तो हम जान लगा देंगे उसके लिए। तीसरा, अपने टीम की फीडबैक लेते रहते हैं उनसे कि भैया हमारी टीम आपके साथ खड़ी है, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ हेल्प हुई नहीं हुई, आप हमें जेन्युइन फीडबैक दो। फिर चौथा, ये प्रोडक्ट के लिए भी उनको तंग करते रहते हैं कि भैया हमारा एक फ्रेमवर्क है WCBI। क्या है ये? ये है, पहला है WWW जो है व्हाट वेंट वेल, कि क्या अच्छा हुआ बताओ जी, क्या अच्छा हुआ जी, ये थोड़ा माहौल बन जाता है उससे। फिर WWW व्हाट वेंट रॉन्ग, अब गलत क्या हो भाई साहब ये भी बता दो, उस पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फिर WCBI व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, अब हमें इम्प्रूवमेंट बताओ कि इसमें आगे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब देखो, तीनों क्वेश्चन जब हमने उससे पूछ लिए, उसको पता लग गया यार कि ये ब्रांड कंपनी सुनती है मेरा, इसके कंधे पे मैं सिर रखकर सुस्ता सकता हूँ, अपनी बातें बता सकता हूँ, तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर आप ही का है। ठीक बात है। तो उनसे लगातार बातचीत करते रहो, उनकी बातें सुनते रहो। ये तो हो गया आपका एज ए ब्रांड टू डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के साथ क्या करे कि वो उसके बारे में सोचे, किस तरीके से ट्रीट करे कि वो भी सक्सेस करे? सो उसके लिए ना मैं आपको 2 फॉर्मूला देता हूँ, 2 E's। हाँ। पहला ई है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है ना, हम लोग ना कैश काउ समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्मली रिटेलर्स को कैश काउ समझ लेते हैं, भैया माल दिया अब तो मैं 15 दिन बाद बात करूँगा। सो माल जब भेजा तो उसके साथ एंगेजमेंट करके रखनी है कि भैया आपको प्रोडक्ट मिला, स्टॉक मिला, आपको कैसी सेल आई, क्या फीडबैक है उसका बताओ। दूसरा है आपका इवॉल्व, कि अगर मार्केट इवॉल्व कर रही है, मार्केट प्रोडक्ट मांग रही है, फटाफट रिटेलर से लेके आप ब्रांड तक पहुंचाओ कि भैया ये प्रोडक्ट हमारे ब्रांड के अंदर भी आना चाहिए। क्या बात है। तो बेसिकली रिटेलर से भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिटेलर आर द पर्सन हु आर डायरेक्टली एंगेज विद द कस्टमर्स। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा, उसको गिफ्ट्स वगैरह भी अच्छे दो उसको, जो आगे वो पास ऑन कर सके वो। हमें डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेसफुल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर को सक्सेसफुल बनाना है। हाँ, तभी वो ग्राहक तक पहुंच पाएगा। नहीं तो पहुंचेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है सर। अगर आज जो दर्शक देख रहे हैं उनको अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो क्या आप शेयर करेंगे? तो मैं तो दर्शकों से यही शेयर करूँगा कि कोई अगर आपको बोले ना कि इंडिया में काम नहीं है, तो उसको सिरे से काट देना। इंडिया में बहुत काम है, और सिर्फ आपको एक्सपोजर चाहिए और माइंडसेट चाहिए। एक्सपोजर आपको मार्केट्स में जाके मिलेगा, ऑफिस में नहीं मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा। आप निकलो, इंडिया निकलो, अलग अलग मार्केट्स जाओ, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, और उसके बाद माइंडसेट आपका ऐसे बनेगा कि अपने से 5 लोग जो ऊपर हैं उनके साथ आप रहो। जब अपने से ऊपर 5 लोगों के साथ आप रहोगे तो आपका माइंडसेट भी उनकी तरह हो जाएगा। वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 चिम्प्स यू स्टे विद। तो आपके 5 चिम्प्स कौन से हैं या मुझे बता दो।
तो दोस्तों आज आपने जाना यूबन के को-फाउंडर से किस तरीके से उन्होंने एक प्रोडक्ट को पूरी इंडिया में फैला दिया। आज अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हो, कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो, आइदर आप कुछ इंपोर्ट करने की सोच रहे हो, तो पहले आपको क्या तैयारी करनी है कि ये प्रोडक्ट जाएगा कैसे एंड कस्टमर तक, किस तरीके से आप सप्लाई चेन बनाओगे, किस तरीके से आप ग्राहक की सुनोगे, उसे अप्लाई करोगे, इम्प्रूव करोगे और मार्केट में बने रहोगे, जिस तरीके से यूबॉन बना हुआ है। मनदीप जी ने आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान दिए हैं जो आपको पॉडकास्ट में बैक जाकर दोबारा सुनना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। अगर आपको नया बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आप यूबॉन के साथ जुड़कर कैसे करें, हमने ये भी बातचीत करी है। आप उनके साथ जुड़कर बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर जिन शहरों में इनके डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नहीं है वहाँ के लिए आप डायरेक्टली इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उन्हें फॉलो करके उनसे डीएम भी कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो और यूबन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही लगातार पॉडकास्ट के लिए बने रहिए फ्रेंचाइज बताओ पर। आज मनदीप जी ने आपने बहुत शानदार जवाब दिए, बहुत शानदार इंटरेक्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला गेस्ट आप किसे चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।